Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying interpretation of statutes and principles of the legislation. And next question is, explain the rule of adjustum generis. तो आज से जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट मैक्सिम जो है इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स में उनको पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास एक मैक्सिम है दैट इज़ कॉल्ड adjustum generis, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपने स्टडी करना है यहाँ पे। तो देखिए रूल ऑफ एडजस्टम जेनरीज जो है इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल इसका एक स्टेटस है आपके इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स में। बेसिकली एडजस्टम जेनरीज का मतलब होता है सेम काइंड की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ये स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। Rule of adjustum generis propound that when the specific word are represented by the common words, then those common word should be understood in the context of those specific word, and the general word may be given a restricted meaning of some categories. कई बार क्या होता है कि कॉमन वर्ड्स के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जिनको कॉमन वर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उन कॉमन वर्ड्स को जो है उसी स्पेसिफिक वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनकी एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वहाँ पे होना चाहिए, ये बताने की कोशिश की है। जैसे आपके पास एक टर्म होती है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपको आगे पता होगा कि क्या होगा, क्या आएगा आगे, 10 ही आएगा। तो देखिए जब एक एक स्पेसिफिक वर्ड दे दी जाते हैं कॉमन वर्ड के अंदर, तो उन्हीं के सेंस में उनको अंडरस्टूड किया जाता है। जैसे इसी तरीके से आपके पास एग्जांपल है, अगर हम ट्रक की बात कर रहे हैं, बाइक की बात कर रहे हैं, हम कार की बात कर रहे हैं, टेम्पोज़ की बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा अब आगे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की कैटेगरी बनाई गई है। ये सारे जो हैं ये रोड बेस्ड व्हीकल हैं। यहाँ पे आगे एरोप्लेन तो आएगा नहीं, यहाँ पे आगे कुछ और दो पहिया वाहन कोई व्हीकल ही आएगा जो कि रोड पे रन करता है, जैसे स्कूटी आ सकता है या इसके अलावा और स्कूटर आ सकता है। तो इस तरीके की एक कॉमन वर्ड जो बना दिए जाते हैं, तो उसमें जो स्पेसिफिक वर्ड है उसी सेंस में उनको अंडरस्टैंड वहाँ पे किया जाता है। यही इस रूल का मेन पर्पस है। ठाकुर अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AI 1955 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक। द सुप्रीम कोर्ट सेड द वर्ड ऑफ द स्पेसिफिक मीनिंग आर फॉलोड बाय द जनरल वर्ड। तो उसमें भी यही बोला गया है कि अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किए गए हैं तो उनको जो है जनरल वर्ड्स के साथ ही लेके चलना चाहिए। जैसे ट्रक है, कार है, बाइक है, स्कूटी है, ये सारे क्या है आपके पास जनरल वर्ड्स हैं, उसके साथ जो भी स्पेसिफिक वर्ड की यूज़ किए गए उनके साथ ही उनको लेके चलना चाहिए। दे शुड बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंग टू इट, उसके अकॉर्डिंग उसको कंस्ट्रूड करना चाहिए और उनका जो है रिलेशन जो है उसके साथ ही होना चाहिए। जनरल थिंग्स और दैट टाइप विच हैव बीन मेंशन्ड बाय दोज वर्ड, एक जनरल थिंग के साथ चलना चाहिए जो वर्ड वहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। जस्टिस लोब सेज दैट व्हेन एनी जनरल वर्ड्स follow specific words or are related to them, then their meaning is restricted prohibited to the previous words। तो जहाँ पे जस्टिस लूप्स भी ये बोलते हैं कि कोई स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं किसी भी स्टैच्यूज में, तो उनको रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड रहना है प्रीवियस वर्ड के अकॉर्डिंग। उनका जो मीनिंग होगा वो प्रीवियस वर्ड के अकॉर्डिंग ही होगा। तो जिस तरीके से अगर हमने रोड वीज बेस्ड व्हीकल्स की अगर बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रक्स की, बस की, कार्स की बात अगर कर रहे हैं, तो आने वाला नेक्स्ट वर्ड भी जो है इसी कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए, वो अलग नहीं हो सकता। उसका मीनिंग उसी रिस्ट्रिक्शन और उसी प्रोहिबिशन में होना चाहिए, उसी सेंस में जो उसका मीनिंग वहाँ पे होना चाहिए। एग्जाम्पल है आपके पास the Central Excise and Salt Act 1944 before the Amendment 1973 prohibition that no prosecutions or other legal proceedings would be instituted after the expiration of 6 months। तो इस एक्ट के अंडर जो है कोई किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग, कोई सूट या कोई प्रोसिक्यूशन जो है 6 महीने के बाद स्टार्ट नहीं किया जाता है, ये इस एक्ट में बोला गया है। The Assistant Collector of Central Excise Ramdev Tobacco Company, this question of interpretation Supreme Court held that other legal proceedings must be read adjustum generis with the preceding words suit and prosecution। तो यहाँ पे अब जब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट हुआ कि यहाँ पे जो है बोला गया है नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स की बात कर रखी है। तो यहाँ पे
इस एक्ट के अंडर किसी तरीके की भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि अदर लीगल प्रोसीडिंग्स में जो है किसी भी तरीके की सूट्स जो है, प्रोसिक्यूशन, सभी तरीके की अपील जो है वो सारी आ जाती है. इट मस्ट बी रीड एडजस्टम जेनरिस विद द प्रोसीडिंग वर्ड्स सूट एंड प्रोसिक्यूशन बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट जेनरिस. दिस डज नॉट इंक्लूड द प्रोसीडिंग लाइक द पेनल्टी एंड एडजुडिकेशंस. तो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे सूट एंड प्रोसिक्यूशंस की, तो अदर लीगल प्रोसीडिंग्स में भी किसी भी तरीके की और सूट्स या फिर किसी तरीके की और अपील जो है फाइल वहाँ पे नहीं की जा सकती है. तो इस तरीके से जो आपके प्रीवियस वर्ड हैं, जो आपके आने वाले वर्ड्स हैं, वो प्रीवियस वर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे समझने हैं. दिस शोज दैट द ऑर्डिनरी वर्ड शुड बी अंडरस्टूड इन द देयर नेचुरल मीनिंग एज अदर वर्ड अनलेस देयर इज अ बाइंडिंग टू अडॉप्ट द मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे ये बोला गया कि इससे क्लियर होता है कि जो आपका ऑर्डिनरी वर्ड है उसको आपको नेचुरल मीनिंग के साथ ही अंडरस्टैंड करना है, जब तक उसको किसी अदर इंटेंशन की जरूरत ना हो. व्हेन अ जनरल वर्ड इज कंटेस्ट ऑफ द डेफिनेट कैटेगरी ऑफ वर्ड देन द जनरल वर्ड शुड बी अंडरस्टूड इन दैट कैटेगरी. अगर जो आपका जनरल वर्ड है वो डेफिनेट कैटेगरी का वर्ड है, तो बाकी वर्ड जो है उसी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करने चाहिए. इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द जनरल वर्ड अडॉप्ट मीनिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड. तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर आपका जो जनरल वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो आपका जो प्रीसीडिंग पिछले वाला जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग जो उसका एक्सप्रेशन जो है वहाँ पे निकालना चाहिए. इसी तरीके से एक्सप्रेस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AI 1989 सुप्रीम कोर्ट का केस है. इस केस में द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 2A ऑफ द गुजरात टैक्स ऑफ लग्जरियस होटल्स एंड लॉजिंग हाउस एक्ट 1977 अराउज. तो इस सेक्शन 2A है इस गुजरात टैक्स ऑन लग्जरीज होटल्स एंड लॉजिंग एक्ट 1977 का, इस सेक्शन 2A में इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन क्रिएट होता है. अब इंटरप्रिटेशन किस चीज़ की? विच डिफाइन द चार्जेस ऑफ लॉजिंग. लॉजिंग के क्या क्या चार्जेस होंगे वो डिफाइन करके दे. टू इंक्लूड द चार्ज फॉर द एयर कंडीशनिंग, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, म्यूजिक, एक्स्ट्रा बेड्स एंड द लाइक इन्वॉल्व. तो यहाँ पे लाइक इन्वॉल्व लिख रखा था जो कि इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बन गया. तो यहाँ पे जब आप लॉजिंग के चार्जेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उस लॉजिंग के लिए जो भी आप इंटरटेनमेंट के रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, लग्जरी साइट में यूज़ कर रहे हैं, बाकी आइटमें भी सारी कवर्स हो जाएंगी. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन एंड द लाइक वुड रिक्वायर टू बी कंसिडर्ड एडज्यूम जेनरिस. तो सेम सिंग में आपको चला जाए उसी तरीके के आगे सारे वर्ड लेके जाने चाहिए. द जेंस इन्वेस्टिज वाई द प्रोसीडिंग्स वर्ड नॉट हैविंग बीन exhaustive, the legislature had deliberately wishes to bring other items within by using the expression and the like. तो legislation जब ये किया गया था, ये जो बनाया गया था, इसमें इस तरीके की अदर्स आइटम जो है वो भी इन्वॉल्व कर ली हैं. और अगर यहाँ पे लिखा है द लाइक आइटम्स, तो इसमें बाकी सारी जो आगे लॉजिंग के लिए जो अदर चार्जेस होंगे वो भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे. ये नहीं बोला जाएगा किसी पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि आपको सेंस जो है इसके प्रीसीडिंग वर्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देनी है, जनरल वर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको इसकी सेंस देनी है. आयुष अहमद दार बसी अब्दुल रहमान नाथ AI 2080 जम्मू एंड कश्मीर का केस है. It was decided in the matter that the expression other proceedings interpretation must be done according with the suit. Those meaning is principles proceedings. क्रॉफोर्ड का केस है. बोलते हैं रूल ऑफ एडजस्टमेंट जनरल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट इफ that the legislature intended general words to be used in the unrestricted sense, it would not have bothers to use particular words at all. तो अगर legislation ने यहाँ पे किसी भी जनरल वर्ड को यूज़ किया है, अनरिस्ट्रिक्टेड वर्ड में यूज़ किया है, तो कोई पर्टिकुलर वर्ड वहाँ पे अलग से यूज़ नहीं किया जाएगा, उसी सेंस में उनको यूज़ किया जाएगा. मैक्सवेल यहाँ पे ये बोलते हैं दोज जनरल वर्ड्स विच फॉलो द पर्टिकुलर वर्ड्स एंड आर ऑफ द सेम नेचर एंड विच अडॉप्ट इट्स मीनिंग टू देयर बेसिस, इट कैन बी इमेजिन दैट दे आर बाइंडिंग बाय द रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ दोज वर्ड्स एंड दे क्रिएट अ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी ऑफ दोज. तो यहाँ पे भी मैक्सवेल ने यही बोला कि अगर जनरल वर्ड जो है विच फॉलो द पर्टिकुलर वर्ड, जो कि पर्टिकुलर वर्ड को फॉलो कर रहा है और उसकी नेचर भी सेम है और उसका मीनिंग भी सेम है, तो हमें उसको किसी भी तरीके से स्ट्रिक्ट वहाँ में नहीं करना चाहिए, उसी सेंस में उसको यूज़ किया जाना चाहिए. द एप्लीकेटिव ऑफ दिस रूल्स रिक्वायर्स अ डेफिनेट क्लीनेस ऑफ द कैटेगरी. इसके लिए इस जो आपके पास ये मैक्सिम है, इसकी एप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि एक कैटेगरी वहाँ पे डिफाइन की गई हो, किसी भी एक्ट के किसी क्लॉज की कोई कैटेगरी वहाँ पे डिफाइन कर रखी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनालिसिस ऑफ द अबव रूल बाय द फ्रैंकिस J. मैककैफरी. द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू बीइंग सेंस
out of the word used and not to being a sense into them. तो इंटरप्रिटेशन का पर्पस क्या होना चाहिए कि उस वर्ड की सेंस क्या है, इसको यूज़ करने की वहाँ पे ज़रूरत है. एप्लीकेबिलिटी द रूल, ये रूल कहाँ पे अप्लाई होता है? तो ये रूल एडजेसिम जनरल्स का ये रूल है कि लाइक थिंग्स जो होंगी वो कहाँ पे यूज़ होंगी? इनैमोरेशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट्स. कोई वर्ड है किसी स्टैट्यूट का, किसी कानून का पर्टिकुलर, वहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा. ग्रुप ऑफ द कैलकुलेशन क्रिएट्स अ क्लास, और वहाँ पे क्लास जो है क्रिएट होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया एक पूरी क्लास होनी चाहिए. जैसे आपके यहाँ पे है टीवी है, उसके बाद है एलसीडी है, उसके बाद आपके पास फ़ोन है, उसके बाद आपके पास जो है रेडियो है, उसके बाद आपके पास कुछ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. तो ये सारे जो इंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, एक पूरी क्लास होनी चाहिए, तभी जो वर्ड छूट गए हैं उनका एक अनुमान आप लगा सकते हैं. कैलकुलेशन डज नॉट टर्मिनेट द सेट क्लास. जो कैलकुलेशन जो है ये क्लास को टर्मिनेट नहीं कर सकती है. क्लास तो वैसी रहेगी, उसकी टर्मिनेट उसकी नहीं हो सकती है. जनरल वर्ड फॉलोज द, और जनरल वर्ड हमेशा जो है पर्टिकुलर वर्ड को फॉलो करेंगे. जनरल वर्ड्स फॉलोज द पर्टिकुलर वर्ड्स. एग्जिस्टेंस ऑफ द डेफिनेट जनरल क्लास, एक जनरल क्लास वहाँ पे होनी चाहिए. ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक उस स्टैट्यूट के अंदर, उस लॉ के अंदर एक स्पेसिफिक क्लास वहाँ पे डिफाइन कर रखी हो. लेजिस्लेचर नॉट इंटेंडेड टू कंस्ट्रू द वर्ड इन द वाइड सेंस, और कानून भी जो बना है, कानून बनाने वालों की इंटेंशन भी जो है उस जनरल वर्ड की कोई वाइड सेंस में कंस्ट्रू करने की जरूरत नहीं थी. उसने उसके सिमिलर वर्ड्स ही वहाँ पे बताए, उसको वाइडर सेंस उसको वहाँ पे नहीं दी गई है. यहाँ अगर ये चीज़ होती है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. एक्सेप्शंस भी हैं. फ्रांसिस जे मैक कैफरी हैज़ मेंशन सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ द रूल ऑफ एडजेसिम जनरीज. अकॉर्डिंग टू इट, रूल ऑफ एडजेसिम जनरीज डज नॉट अप्लाई टू वेयर बोथ द सब्सिक्वेंट एंड फॉलोइंग वर्ड्स आर जनरल. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ जिस स्टैट्यूट में सब्सिक्वेंट वर्ड और जो फॉलोइंग वर्ड है दोनों अलग अलग जनरल वर्ड्स हैं और दोनों के अलग अलग मीनिंग वहाँ पे निकल रहे हैं, तो फिर ये जो आपके पास प्रिंसिपल है, ये मैक्सिमम ये अप्लाई नहीं होगा. वेयर द पर्टिकुलर वर्ड्स एंड्स विद द कंप्लीट वर्ड कैटेगरी, अगर जो आपका जो पर्टिकुलर वर्ड है ये कंप्लीट कैटेगरी को बता देता है, उसके आगे लाइक वाइज ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो एक ही वर्ड जो है सब कुछ बता रहे हैं, तो वहाँ पे भी एडजेसिम जनरल्स अप्लाई नहीं होगा. वेयर द पर्टिकुलर इनैमोरेटेड एप्लीकेशन हैव डिफरेंस बेसिकली इन नेचर, जो बेसिक वर्ड वहाँ पे जोड़ा गया है उसकी नेचर सम हाउ डिफरेंट है वहाँ पे, तब भी एडजेसिम जनरल्स अप्लाई नहीं होगा. विद द लेजिस्लेचर टेंडेड टू कंस्ट्रू द जनरल वर्ड वाइडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पढ़ा कि जरूरी क्या होना चाहिए कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन जो है उस वर्ड की वाइड सेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने उस जनरल वर्ड को जो वाइडली जो है कंस्ट्रू कर रखा है तो उस कंडीशन में फिर ये प्रिंसिपल लागू नहीं होगा. Above analysis shows that the rule of adjustum generis is not a rule of law, hence it is required to be used with due care. तो यहाँ पे यही बता रखा है कि एडजस्टम जनरल का रूल ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये नेचुरल लॉ नहीं है, इसको जो है ड्यू केयर के साथ ही यूज़ करना है. दिस रूल इज़ यूज टू रिमूव द डिफिकल्टी अराइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल एंड पर्टिकुलर वर्ड. ये रूल तब यूज़ किया जाता है जब वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है कंस्ट्रक्शन करने की, इंटरप्रिटेशन करने की, जनरल वर्ड्स की और पर्टिकुलर वर्ड्स की. इफ़ द जनरल वर्ड्स हैव बीन यूज इन द पॉपुलर एंड द नेचुरल मीनिंग, अगर जनरल वर्ड जो यूज़ किया गया है पॉपुलर और नेचुरल मीनिंग के तौर पे यूज़ किया गया है, देन दिस रूल शैल नॉट अप्लाई, तब ये रूल अप्लाई वहाँ पे नहीं होगा. लास्टली रूल ऑफ एडजेंसी, रूल ऑफ कन्वीनियंस, ये कन्वीनियंस का रूल है. दिस रूल और प्रिंसिपल्स हेल्प द जजेस टू डिटरमाइन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, और इससे होता क्या है, ये रूल जो है जजेस को कहीं ना कहीं, जुडिशरी को कहीं ना कहीं जो है लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन होती है, ऑब्जेक्ट है होता है, उसको जो है हेल्प करता है, उसको निर्धारित करने की हेल्प जो है वहाँ पे करता है. इसके अलावा अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन द लेजिस्लेचर यूजेस जनरल वर्ड्स अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर वर्ड्स देन दीज वर्ड्स आर अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड्स. तो यहाँ पे भी यही बात बोली गई है कि जब जनरल वर्ड्स के साथ जो पर्टिकुलर वर्ड भी यूज़ किया गया है तो उस कंडीशन में हमें उस पर्टिकुलर वर्ड की सेंस में ही सारे जो है जनरल वर्ड को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इंटेंशन जो है जानने की कोशिश करनी चाहिए. शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव डिप्टी रजिस्टर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का केस है. इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट विद द स्टैट्यूट हैज़ बीन कंस्ट्रूड द जनरल वर्ड्स शुड बी गिवन जनरल मीनिंग देयर इट शुड बी डन सो. If the words are not construed in such a manner, then the order of the court
कुड बी कंसिडर्ड डिफेक्टिव। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पे बात के रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पे मिस्टर ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कलेक्टर ऑफ द कस्टम्स का केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रिंसिपल रूल अप्लाइज व्हेन द पर्टिकुलर वर्ड्स pertaining to a class category or genesis are followed by the general words। तो एक बहुत ही जरूर बात यहाँ पे ये बोले कि एडजस्टम जनरल्स का रूल तभी अप्लाई होगा जहाँ पे किसी भी एक्ट के किसी स्टैट्यूट के अंदर जो एक पर्टिकुलर क्लास कैटेगरी या जेनेसिस अलग अलग वर्ड वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आपके पास यहाँ पे है वो है रोडेंडो सिंगुला सिंगुलिस और नोसिस एसोसिस जो है। यहाँ पे हम दो प्रिंसिपल यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम रोडेंडो सिंगुला सिंगुलिस क्या होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। रोडेंडो सिंगुला सिंगुलिस का मीनिंग होता है मीन्स गिविंग ईच टू ईच। कई बार क्या होता है कि आपको किसी स्टैट्यूट और उसके प्रोविज़न का मतलब जो है ईच टू ईच समझना पड़ता है, अलग अलग समझना पड़ता है, उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको समझना पड़ता है। कई बार चीज़ें जो है आपके पास एडजेसेंट जेनरिस की तरह सेम नहीं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, तो उनका मतलब भी अलग अलग निकलता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप जो है अपनी तलवार और बंदूकें निकाल लो, तो तलवार को यहाँ पे निकालने की बात की जा रही, दोनों का मतलब निकालना, लेकिन दोनों का मतलब उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। तलवार को हम ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, और गन को हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो दोनों को उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग समझना है। और यही प्रिंसिपल आपको बताता है रोडेंडो सिंगुला सिंगलिस जो है, यही आपको बताता है कि आपको किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग जो है ईच टू ईच समझना है, ईच टू ईच समझना है, अलग अलग समझना है, उनकी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के साथ आपको उसको समझना है। कॉमनवेल्थ वर्सेस बार्बर के अकॉर्डिंग वर्सेस बार्बर है, various part of the one sentence or meaning of the various sentence should be understood by other parts of sentence or other than the contents which are related to the each other। तो जिस तरीके से वो बोले गए उस तरीके से हमें उन्हें नहीं समझना है, हमें जो है उनको उनके अदर पार्ट्स ऑफ मीनिंग के अकॉर्डिंग समझना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल आपके पास, आई डिवाइज माई एंड बिक्वेथ ऑल माई रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी टू ए। तो यहाँ पे डिवाइस का मतलब होता है रियल प्रॉपर्टी और बिक्वेथ का मतलब होता है पर्सनल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं ये बोलता आई डिवाइज माई रियल प्रॉपर्टी एंड आई बिक्वेथ माई पर्सनल प्रॉपर्टी, तो कितना लंबा चला जाता, इसलिए इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। आई डिवाइज एंड बिक्वेथ माई रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, आपको इनके मतलब जो है अलग अलग ईच टू ईच समझने होंगे। यहाँ पे डिवाइस रियल से कनेक्ट हो रहा है और बिक्वेथ जो है वो पर्सनल से जो है कंसर्न हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के साथ आप चीज़ों को समझना है। Crawford said that expressing the importance of the principle that removal of the inconsistency in the statute, the determination of intention of the legislature is important contribution to the principle। तो क्रोफोर्ड ने ये बोला कि ये जो प्रिंसिपल है लेजिस्लेचर की इंटेंशन को निर्धारित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसी स्टैट्यूट में अगर इनकन्सिस्टेंसी है तो उसको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रोडेंडो सिंगुला सिंगलिस जो है बेसिकली आपको यही बताता है कि आपको अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी वन सेंटेंस है या उसका मीनिंग जो है उसको ईच टू ईच समझना है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के साथ आप उसको समझना है। इसी को सिंगुला रोडेंडो सिंगुला सिंगलिस यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास मैक्सिमा यहाँ पे नॉजिटर असोसिस जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। नॉजिटर असोसिस का मीन्स क्या है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरप्रिटेशन में। डिक्शनरी मीनिंग क्या है नॉजिटर असोसिस का, टू नो फ्रॉम द एसोसिएशन। देखिए यहाँ पे अगर किसी भी स्टैट्यूट में अगर कोई सस्पिशियस वर्ड है तो उसके साथ जो एसोसिएट वर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका मीनिंग निकालना होता है। इसका मतलब भी होता है द एसोसिएशन। इन द वर्ड इट could be said that the nocitor associis means suspicious word of the statute should be understood in their cognate sense। तो जो suspicious word होते हैं किसी भी statute के अंदर उनको उनकी cognate sense में means कि जो उसके साथ other associate संबंधित word other जो दिए गए हैं उस एक्ट के अंदर, उस statute के अंदर, उनके हिसाब से उसका meaning जो है यहाँ पे निकालना है। It is well established rule of interpretation that the word used in the statute should be construed in the कंटेस्ट ऑफ द वर्ड रिलेटेड टू देम। तो उससे रिलेटेड जो अदर वर्ड है
उस स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग भी उसी तरीके से आपको निकालना है। जो एसोसिएटिंग वर्ड आपके पास है, एक वर्ड जो है वो सस्पेक्टेड है लेकिन उसके अलावा कुछ और एसोसिएटिंग वर्ड, उससे मिलते जुलते वर्ड और दिए गए हैं, तो उन मिलते जुलते वर्ड के अकॉर्डिंग ही उस सस्पिशियस वर्ड का मीनिंग आपको निकालना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस सेंस में आपके पास आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, AR 1959 का। इस केस पे 498 जो है जहाँ पे लगी है अपीलेंट पे, जहाँ पे एक मैरिड वुमेन जो है आलमगीर के साथ अपनी मर्जी से ही हस्बैंड को छोड़ के उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अक्यूज्ड आलमगीर वॉज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 498। तो अक्यूज पे 498 के अंडर जो है केस चलाया गया कि उसने उसको इंटाइज किया है, क्योंकि अगर आप 498 की वर्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंटाइज जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है कि ज़बरदस्ती से इंटाइजली जो है उसको लाया गया। लेकिन अक्यूज अपीलेंट जो है यहाँ पे कंटेम्प्ट दैट द कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, वो यही बोलता है कि 498 के अंडर वो प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि he had never taken or enticed away the woman nor had concealed or detained it। लेकिन उसने यही बोला कि सेक्शन 498 के अकॉर्डिंग तो अगर मैं उस किसी संबंध एल्स की वाइफ को ज़बरदस्ती इंटाइसली या गलत तरीके से जो जल्द से लाया तब ये बनता है, हालांकि वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है, मैं उसके साथ नहीं गया हूँ, तो 498 मेरे पे अप्लाई नहीं होता है। बट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द इन दिस केस कम्स विद इन द वर्ड डिटेन। इस 498 में डिटेन वर्ड भी यूज़ किया गया है। अब आपने चाहे उसको अपनी मर्जी से लिया, चाहे वो आपके साथ गई, लेकिन आपने उसके हस्बैंड को उसके साथ जो है रहने से उसको अलग किया, बिकॉज दैट द वुमन हैज़ बीन डिटेन अगेंस्ट द विल ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड की विल के अगेंस्ट उसको जो है डिटेन किया, हालांकि उसने डिटेन नहीं किया लेकिन हस्बैंड की अगेंस्ट की विल वो हस्बैंड की विल के अगेंस्ट वो डिटेन हुई। सेक्शन 498 एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द हस्बैंड। सेक्शन 498 का जो मेन पर्पस है हस्बैंड के राइट को प्रोटेक्ट करना है। Hence, it should be construed in the context of the word takes or entices away or conceal। तो जहाँ पे takes और entices चाहे उसने नहीं किया है, फिर भी डिटेन वर्ड यूज़ हुआ है और डिटेन वर्ड के बेसिस पे जो है हम पूरे इस 498 का जो सेक्शन है इसका मतलब निकालेंगे और यहाँ पे उसको पनिश किया जाएगा। हालांकि वहाँ पे उसने उसको किसी भी तरीके से डिटेन नहीं किया, ना ही उसने उसको इंटाइज किया, ना ही उसको टेक अवे किया, ना ही उसको कंसील किया, लेकिन कहीं ना कहीं हस्बैंड का जो आपका राइट है उसको साथ रहने का, उसको कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए जो है जो 498 अप्लाई होगा और वहाँ पे पनिशमेंट उसको दी जाएगी। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई कि जो आपके पास सस्पिशियस वर्ड हैं उनको साथ जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड है, जैसे ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड है, ये डिटेन वर्ड जो है कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है उस पूरे प्रोविज़न का मतलब जो है निकाला जाएगा। The principles has been explained referring the Maxwell in the state of Bombay versus Hospital Mazdoor Sabha. Justice Gajendra Gadkar said that when two or more words which are susceptible or analogs meaning are put together, then a mixed general meaning of two should be adopted. It shows that they have shadow effect of each other। अगर कोई दो वर्ड हैं वो सस्पेक्टेबल हैं, एनालॉग्स टू ईच अदर हैं, तब उनका जो है मिक्स मीनिंग वहाँ पे निकाला जाना चाहिए। द मीनिंग ऑफ द मोर जनरल बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू अ सेम analogies to that of the less general for the removal of susceptibility। This rule is considered more vast than the rule of adjunct generis। तो ये adjunct generis से भी बड़ा रूल है। एडजेसेंट जनरल किसी भी लॉ के किसी प्रोविज़न में जो क्लास दे रखी थी है उसको डिफाइन करता है, ये पूरे के पूरे प्रोविज़न को डिफाइन यहाँ पे करता है। तो एक डिफरेंस भी आपके पास यहाँ पे आ जाता है। दस द नॉसिटर ए असोसिस shows that a meaning of the word should be adopted from the subject matter or from the sound of the word used along with the meaning of any word। तो नॉसिटर असोसिस जो में क्या किया जाता है, जो वर्ड का जो मीनिंग है उसके साथ और एसोसिएटिंग वर्ड जो है जो उसके साथ अनदर वर्ड है उनके मीनिंग के साथ जो है अलॉन्ग विद अदर मीनिंग वर्ड जो है उसके साथ उनको यूज़ किया जाता है। ये है आपके पास। थैंक यू सो मच।